नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज विभिन्न प्रकार के एग्जामों जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस स्टेट पीसीएस में जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, सीडीपीओ, एओ, एआरओ आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है माउंट अकांकागुआ। दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं, ये जो रेंज है ये एंडीज है। तो इसमें एक चोटी है माउंट अकांकागुआ। तो ये अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है 6,961 मीटर की, यानी 22,338 फीट ऊंची है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस है। यह है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस है। अगला प्रश्न है, यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है माउंट नारोदन्या। तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1,894 मीटर। तो ये मैप में यूराल माउंटेन्स को दिखाया गया है, जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कोलोराडो में माउंट एल्बर्ट है, जो समुद्र तल से 4,401 मीटर है। तो आप रॉकी माउंटेन्स को देख सकते हैं। यहाँ पर माउंट एल्बर्ट बताया गया है दोस्तों। आप मैप में अगर आप जूम कीजिएगा तो ये वाला जो है वो माउंट एल्बर्ट है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, नेपाल में किस पर्वत शिखर को सागरमाथा कहा जाता है? जिसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट को। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। तो इसे सागरमाथा भी कहा जाता है। तो मैप में आप माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं, यहाँ पर बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है माउंट टूबकल। एटलस को आप देख सकते हैं, एटलस माउंटेन रेंज को। तो ये पश्चिमी अफ्रीका के प्रदेश में विस्तृत होता है एटलस माउंटेन रेंज, जो मोरक्को का सबसे ऊंचा बिंदु है, जो कि 13,665 फीट यानी 4,165 मीटर है। उस स्थानीय हवा का क्या नाम है जो रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान पर चलती है और ठंड से राहत दिलाती है? तो इसका सही आंसर है चिनुक। तो आप रॉकी माउंटेन्स को यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स है। तो होता क्या है कि जब वो जो चिनुक है स्थानीय हवा, जो वो ऊंचे हाइट से जब नीचे प्लेन्स में आती है, तो अपने साथ जो गर्म हवा है उससे लेके आती है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो वो पहले कम होता है, उस टेम्परेचर को वो नॉर्मलाइज करती है। तो हमें पता है जैसे कि कोई भी हवा अगर ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसके तापमान में वृद्धि होती है। तो इस जो इलाके होते हैं, इस इलाके में टेम्परेचर को वो नॉर्मल करती है, तो राहत दिलाती है ठंड से। तो इस हवा को क्या कहते हैं? चिनुक कहते हैं। सैन एंड्रियास फॉल्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका के सुदूर पश्चिमी भाग में पृथ्वी की पपड़ी में एक बड़ा फ्रैक्चर है। यह फॉल्ट कैलिफोर्निया की खाड़ी के उत्तरी छोर से पश्चिमी तक कैलिफोर्निया अमेरिका से होते हुए 800 मील से अधिक उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता है और सैन फ्रांसिस्को के आसपास के क्षेत्र में प्रशांत महासागर में समुद्र की ओर जाता है। दोस्तों, फॉल्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। तो फॉल्ट जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। एक एक तरह के फॉल्ट में क्या होता है कि फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, जिसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स होते हैं आपस में एक दूसरे की ओर जाते हैं। तो उस तरह का फॉल्ट होता है। एक होता है जिसमें कि दो प्लेट्स जो है आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो एक दूसरे से जब पास में आते हैं तो कन्वर्जेंट बोलते हैं, और जो दूसरे से दूर जाते हैं तो डाइवर्जेंट बोलते हैं। और एक होता है ट्रांसपोज टाइप का, जिसमें क्या होता है कि दो प्लेट एक दूसरे से पैरेलली इंटरेक्ट करते हैं। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट इस तरह का है, जिसमें कि जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है वो इस डायरेक्शन में आता है और पैसिफिक प्लेट है वो इस डायरेक्शन में आता है। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो उसमें ये फॉल्ट क्रिएट होता है। रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। जैसा मैंने कहा था कि इसमें फॉल्ट माउंटेन क्रिएट होता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब दोनों आपस में टकराते हैं तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दूसरे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे आ जाता है, सबडक्ट कर जाता है।
तो उससे इस तरह के माउंटेन रेंज क्रिएट होता है। तो इसे वलित पर्वत कहते हैं या फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरीज कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, जहाँ यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच विस्तृत होता है। तो आप इसे देख सकते हैं, प्रेयरी है, प्रेयरी ग्रासलैंड, जो नॉर्थ अमेरिका में रिलेटेड है। पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो आप मैप में देख सकते हैं, पनामा यहाँ पर है। तो पनामा कैनाल यहीं से होके जाता है। तो किसको उसको जोड़ता है आपस में? अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को, यानी प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है ये कनाल। इंका सभ्यता किस पर्वत श्रृंखला में फली फूली है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला में। विश्व के किस तटीय क्षेत्र में हम्बोल्ट महासागरीय धारा बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पेरू देश में। यहाँ पर ये हम्बोल्ट हम्बोल्ट धारा बहती है। आप इसे देख सकते हैं, ये हम्बोल्ट धारा है। मैगलन जल डमरूमत कहाँ स्थित है? तो यह जो है साउथ अमेरिका में स्थित है। तो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के दक्षिणी सुदूर दक्षिणी में स्टेट ऑफ मैगेलान है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्टेट ऑफ मैगेलान यहाँ पर लोकेटेड है। इस तरह के प्रश्न अक्सर अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, कि पर्टिकुलर स्टेट जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है या किस कंट्री के आसपास है। तो आप इसे याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा किन दो देशों से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है किन देशों से गुजरती है? दो देशों से नहीं गुजरती, किन देशों से गुजरती है? तो आप इक्वेटर को देख सकते हैं, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं। ये है इक्वेटर। तो ये इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील यहाँ से होकर गुजरती है। तीन जगहों से गुजरती है। पेरू से होकर ये नहीं गुजरती है, पेरू जस्ट उसके नीचे होता है। तो तीन कंट्री से होकर इक्वेटर गुजरती है, यानी भूमध्य रेखा गुजरती है। कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। अर्जेंटीना में स्थित घास के मैदान का नाम क्या है? तो पंपास। तो ये शीतोष्ण घास के मैदान का एक उदाहरण है, यानी टेम्परेट ग्रासलैंड है ये। वेनेजुएला में स्थित घास के मैदान का नाम क्या है? तो लानोस। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का एक उदाहरण है, यानी ट्रॉपिकल। और ब्राजील के घास के मैदान का नाम क्या है? कंपोस। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है, यानी ये भी एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। आप इसे देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका में जो ये है अर्जेंटीना में, जहाँ पर पंपास है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये कंपोस जो है ब्राजील में है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और लानोज है वेनेजुएला में, ये भी एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान का नाम क्या है? तो वेल्ड्स है। यह तो शीतोष्ण घास के मैदान का उदाहरण है, यानी कि ये टेम्परेट है। रूस में स्थित विशाल घास के मैदान का नाम क्या है? तो स्टेपी। वो भी एक शीतोष्ण घास के मैदान का उदाहरण है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान का नाम क्या है? तो डाउन। यह एक शीतोष्ण घास के मैदान का उदाहरण है। अब ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं। इसमें हमने तीन के बारे में पहले ही डिस्कस किया था। कंपोज जो है ब्राजील में, फिर से दोहराता हूँ, वेनेजुएला लानोज में है, और पंपास अर्जेंटीना में। प्रेरी हमने देखा है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। स्टेपे जो रशिया में स्थित है, और डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में स्थित है। तो आप इसे देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के किन देशों से मकर रेखा होकर गुजरती है? मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कर्क रेखा को, सॉरी दोस्तों, कर्क रेखा को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये चार देशों से होकर गुजरती है। इसमें कौन कौन से है? चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील है। बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। किस देश को विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा क्षेत्र इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पिट्सबर्ग शहर, जो इसके पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा क्षेत्र ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? तो शीतोष्ण घास का मैदान, क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें और मानचित्र पर उनका स्थान बताएं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्रेट लेक्स है, ये झीलें हैं उत्तरी अमेरिका की। तो इसमें आप पश्चिम से पूर्व की ओर इसे व्यवस्थित करना है। तो आप इसे कोड के थ्रू याद रखिएगा, SMHEO। SMHEO फिर से मैं दोहराता हूँ, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो S यानी सुपीरियर, M से मिशिगन, H से हुरोन, E से ईरी और O से ओंटारियो। तो यह लेक सुपीरियर S, लेक मिशिगन M, लेक हुरन H, लेक ईरी E और लेक ओंटारियो O। तो SMHEO।
ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये ग्रेट लेक्स है। आप इसे याद रखिएगा, इसका सीक्वेंस पूछता है। कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य यानी बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट में कौन कौन सा पार्ट है? ये है मैप में है बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पर डिनोट किया गया है ये। तो ये रसिया को अलास्का यानी यूएस से अलग करती है। तो रसिया एशिया का पार्ट है और अलास्का यूएस उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है इन दोनों को अलग करती है। कौन सा जल डमरू मध्य कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करता है? तो डेविस स्ट्रेट। मैप में देख सकते हैं, ये है डेविस स्ट्रेट। ये जो है कनाडा को, यानी ये कनाडा है, उसको डेनमार्क से अलग करती है, ग्रीनलैंड से अलग करती है। तो ये है, ये स्ट्रेट है। हडसन बे कनाडा में स्थित है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सा समानांतर सीमा है? तो 49वीं समानांतर उत्तरी अक्षांश यानी 49th पैरेलल। तो 39 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होगी दोस्तों, वो कनाडा और यूएसए का बाउंड्री क्रिएट करेगा। तो इसे 49th पैरेलल भी बोलते हैं हम लोग। किम्बरली डायमंड माइंस कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ये दक्षिण अफ्रीका का मैप है दोस्तों। विश्व में इनक्लेव देश कौन कौन से हैं? तो इनक्लेव देश वो देश होता है जिसका क्षेत्र किसी अन्य देश के क्षेत्र से पूरी तरह से घिरा होता है। जैसे कि अभी आप देखिए, 3 होते हैं इनक्लेव, लेसोथो, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी। ये विश्व में 3 ही ऐसे देश हैं जो इनक्लेव देश हैं। तो लेसोथो के बारे में हम लोग जानते हैं। मैप में आप देख सकते हैं लेसोथो। तो जो लेसोथो है ये पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के अंदर समाया हुआ है। तो ऐसे देशों को इनक्लेव देश बोलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेसोथो हुआ। आइए हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। और बाकी 2 एग्जाम्पल है, सैन मारिनो जो कि इटली के अंदर पूरी तरह से इनक्लेव्ड है। तो ये भी एक इनक्लेव देश है। और तीसरा है वेटिकन सिटी, ये भी इटली के अंदर पूरी तरीके से इनक्लेव है। तो ये 3 कंट्रीज है, लेसोथो, सैन मारिनो और वेटिकन सिटी। ये तीनों है इनक्लेव देश के एग्जाम्पल है। किन देशों को सम्मिलित रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है इरिट्रिया। यहाँ पर इरिट्रिया है, आप मैप में देख सकते हैं, इरिट्रिया, फिर इथोपिया, फिर जिबूती और सोमालिया। इन चारों को कंबाइन तरीके से हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, क्योंकि ये एक हॉर्न के शेप में है। ये देखिए, ये एक हॉर्न के शेप में है, तो इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है? तो भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये मेडिटेरेनियन सी है, यानी भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका की कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो लेक विक्टोरिया है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया। ये लेक विक्टोरिया है, एग्जैक्टली भूमध्य रेखा पर वो स्थित है। किस महाद्वीप में स्थानीय पवन हरमाटन चलती है? तो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। तो अब हरमाटन के बारे में कुछ जानते हैं। तो हरमाटन सारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। अब देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका है ये सहारा मरुस्थल है, तो वहां से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली जो पवन है वो हरमाटन है। हरमाटन के आने से अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी तट सुहावना हो जाता है। मतलब यहाँ पर बहुत ही डिप्रेस क्लाइमेट रहता है। तो इस तरह का ड्राई एयर आने से वो डिप्रेशन चला जाता है। मतलब वो जो उसमें जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ऑप्रेसिव होता है, तो उसको वो दूर करता है, तो सुहावना हो जाता है, क्योंकि वो ड्राई होता है इसके लिए। तो हरमटन टवी भाषा के शब्द हरमाटा से लिया गया है। इसी प्रभाव के कारण गिनी तट पर इस हवा को डॉक्टर वायु के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत ही ऑप्रेसिव क्लाइमेट को वो चेंज कर देता है। क्योंकि ये वायु क्षेत्र के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत दिलाती है, यानी बहुत ही ह्यूमिडिटी होती है, उससे वो राहत दिलाती है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो एटकामा रेगिस्तान है। तो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। और चिली और अर्जेंटीना के साथ वो के बीच में मध्य में वो स्थित है अटकामा रेगिस्तान। कौन से 2 समुद्र स्वेज नहर से जुड़े हुए हैं? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। आइए मैप में देखते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी है यानी भूमध्य सागर है, और ये है रेड सी यानी लाल सागर है। तो जो स्वेज कनाल है, यहाँ पर है स्वेज कनाल इजिप्ट में। तो ये जो है दोनों को कनेक्ट करती है। अफ्रीका में भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो आइए एक करके देखते हैं हम लोग। तो इसमें कंसाओ टोमो और प्रिंसिपे गो, यानी कि ये कंट्री है यहाँ पर, यहाँ से होकर गुजरती है, अफ्रीका का अधीन है। फिर ये गैबन से होकर गुजरती है,
लेफ्ट से राइट देखिएगा आप लोग, लेफ्ट से राइट देखिएगा तो गैबन है, फिर कॉन्गो है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। वो दो अलग अलग कंट्री दोस्तों, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग अलग कंट्री है। फिर वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, फिर युगांडा से, फिर केनिया से और अंत में सोमालिया से, इन देशों से इक्वेटर होके गुजरती है। तो आप इसे याद रख लीजिएगा, किसे किसे, कंसाओ टोमे और प्रिंसिपे गो, फिर गैबोन से, फिर कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, फिर युगांडा से, फिर केनिया से, फिर सोमालिया से, इन सारी कंट्रीज से होकर गुजरती है। आप मैप को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर है अफ्रीकी महाद्वीप से। आप मैप में देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, इक्वेटर यानी कि भूमध्य सागरीय रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ये तीनों रेखा अफ्रीकी महाद्वीप से ही गुजरती है, किसी और महाद्वीप से नहीं गुजरती है। कौन सी जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो आप देख सकते हैं जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से कहते हैं, जो कि अफ्रीका को यूरोप से जोड़ती है, और अटलांटिक महासागर को यहाँ पर है उसको भूमध्य सागरीय से जोड़ती है। वो दो कंट्री स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। स्पेन जो है जो यूरोप का एक कंट्री है, और मोरक्को जो है वो अफ्रीका का एक कंट्री है। उस हवा का क्या नाम है जो सहारा रेगिस्तान से मध्य पूर्व की ओर चलती है और इटली में रक्त वर्षा का कारण बनती है, जो कृषि के लिए हानिकारक है? तो सिरोको है। आप देख सकते हैं सिरोको विंड्स को, ये जो है यहाँ से अफ्रीकन रीजन यानी कि इजिप्ट और लीबिया, अल्जीरिया से होकर बहती है, और वो कहाँ पर जाती है, इटली के कोस्ट पे जाती है, वहाँ पर रक्त वर्षा का कारण करती है, रक्त वर्षा कराती है, जो कि कृषि के लिए हानिकारक है। तो आप इसका डायरेक्शन याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड में चलने वाले स्थानीय हवा का क्या नाम है जो गर्मी लाती है, जिससे फल पकते हैं? तो फोहन है। ठंडी हवा मिस्ट्रल किन दो देशों के बीच में बहती है, किन देशों के बीच में बहती है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच में। साइबेरिया, कनाडा और अमेरिका में चलने वाली ठंडी हवा का क्या नाम है? तो ब्लिजार्ड कहते हैं। स्थानीय पवन बोरा किस सागर के तटीय क्षेत्र में बहती है? तो एड्रियाटिक सागर में बहती है। उस वर्षा का क्या नाम है जो कर्नाटक और केरल में आम को जल्दी पका देती है? तो मैंगो शावर। पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले स्थानीय वर्षा का क्या नाम है जो चावल, जूट और चाय की वृद्धि में मदद करती है? तो नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी। डोलड्रम पृथ्वी के चारों ओर एक भौगोलिक पट्टी है जहाँ बहुत कम या कोई हवा नहीं चलती है। डोलड्रम कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है। कौन से दो देश अंग्रेज चैनल द्वारा अलग होते हैं? तो इंग्लिश चैनल के द्वारा कौन कौन सा अलग होता है? तो इंग्लैंड और फ्रांस, आप मैप में देख सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से किन देशों को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है? तो डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे को। पूर्व अर्धशतक यानी 50 डिग्री से 60 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड, और चिखता हुआ 60वां दशक यानी 60 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड से नीचे, और रोरिंग 40 का क्या अर्थ है? तो इन जनछासों पर चलने वाली तेज हवाएं हैं, उसे इस नाम से हम लोग डिनोट करते हैं। किस देश को सम्मिलित रूप से इबेरिया कहा जाता है? तो स्पेन और पुर्तगाल को इबेरिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश के समूह को सामूहिक रूप से बाल्कन राज्य कहा जाता है? तो यूगोस्लाविया, ग्रीस और रोमानिया और अल्बेनिया, ये सारे ऑप्शंस में है। तो बाल्कन को आमतौर पर अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया के रूप में जाना जाता है। ये आपका बाल्कन कंट्रीज है, आप इसे देख सकते हैं। एक और से ब्लैक सी से घिरा हुआ है, एक और से एड्रियाटिक सी, और नीचे में आयोनियन सी और एजियन सी, इनसे घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश समूह को सम्मिलित रूप से बाल्टिक राज्य कहा जाता है? तो लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया। तो आप मैप में देख सकते हैं 3 कंट्री है, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। इन तीनों कंट्रीज को हम लोग बाल्टिक कंट्री कहते हैं, तो बाल्टिक सी से घिरा हुआ है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एल्ब्रूस। तो शिखर की ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी। तो ये यूरोप की दूसरी बड़ी नदी है, तो ये 10 देशों से गुजरती है। कौन कौन सी? जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और स्लोवाकिया। तो ये विश्व में एकमात्र नदी है जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ये पश्चिमी तट पर सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है।
आप देख सकते हैं। तो सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ है, यानी ये यहाँ शुरू होता है और व्लादिवोस्तोक पे खत्म होता है जाके। तो ये पूरा लेंथ ट्रांस साइबेरियन लेंथ है, जो सबसे लंबा है। कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है? तो कैस्पियन सी। अब मैप में देख सकते हैं दोस्तों, कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सागर उत्तर में रूस और कजाकिस्तान, दक्षिण में ईरान, पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में ईरान और पश्चिम में अजरबैजान से घिरा हुआ है। आप कैस्पियन सी को देख सकते हैं। तो ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया इससे तट साझा करती है। तो आपको याद रखना है क्या क्या? रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान इनसे करती। किन किन से नहीं करती? उज्बेकिस्तान से नहीं करती दोस्तों। आप मैप में देख सकते हैं, ये दूर है। और अर्मेनिया और जॉर्जिया, ये सारे सटे हुए तो हैं लेकिन इससे बाउंड्री नहीं बनाते हैं। तो उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया और रोमानिया पास में है, लेकिन वास्तव में कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे उत्तर में स्थित शहर कौन सा है? तो हैमरफेस्ट है। तो ये शहर नॉर्वे में स्थित है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को। तो पृथ्वी की झुकी हुई धुरी के कारण उत्तरी ध्रुव गर्मियों के दौरान सूर्य की ओर होता है, जिससे आर्कटिक सर्किल के ऊपर कई हफ्तों तक लगातार दिन में उजाला रहता है, दिन का उजाला रहता है। तो रात में भी वो उजाला रहता है। तो नॉर्वे नॉर्वे के स्वालबार्ड में इस घटना की सबसे लंबी अवधि देखी जा सकती है, जिसमें मध्यरात्रि सूर्य के रूप में जाना जाता है। तो मध्यरात्रि में भी सूर्य की रोशनी रहती है, तो इसीलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। यूरोपीय महाद्वीप में अधिकतर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो शीतोष्ण जलवायु यानी टेम्परेट क्लाइमेट पाई जाती है। बुशमैन जनजाति पृथ्वी के किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है। किस देश को हजार झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो फिनलैंड को। विश्व में सबसे अधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो तुर्की के वान झील में 330% के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा लवणता है। इसके बाद मृत सागर इजराइल 240 और ग्रेट साल्ट लेक यूटा यूएसए 220 का स्थान आता है। मेजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कोलोराडो रिवर उसी में है दोस्तों, ग्रैंड कैनियन में। तो वो कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप। तो यह खूबसूरत नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे सफेद और पीले बादलों से बना है? तो शुक्र। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के आसपास में समुद्र में मछली पकड़ने के लिए समृद्ध क्षेत्र है। क्यों? तो गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिश्रण है। दोस्तों गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां मिलती है आपस में, वह फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा होता है, जो कि मछलियों के लिए एक चारे का काम करती है। तो इस रीजन में क्या होता है? सबसे ज्यादा मछली उत्पादन होता है। तो हम देख सकते हैं, अगर हम उत्तरी अमेरिका कोस्ट के बारे में देखें तो बाई वाली चित्र में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो गल्फ स्ट्रीम जो गर्म होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर आती है, और जो लेब्राडोर करंट होती है वो बहुत ही ठंड होती है, जो कहाँ से आती है? उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। तो वो दोनों आपस में न्यू फाउंडलैंड के एरिया में मिलते हैं, जो कि कनाडा का पूर्वी तट है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है। ठीक उसी तरह का तरीके से अगर हम जापान के आसपास देखें तो कुरशिनो करंट जो होती है वो वार्म होती है, गर्म होती है। और ओयाशियो या कामाचाटका करंट ये जो होती है ये ठंडी करंट होती है। ये आपस में आके इस वाले पॉइंट पे मिलती है। तो जापान के पूर्वी तट पे मछली का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। विश्व 2024 में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होगा? तो चीन है। विश्व में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। लिथियम त्रिभुज में कौन से देश है? तो बोलाविया, अर्जेंटीना और चिली है। आप देख सकते हैं इसे लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पर बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली है। तो 21 मिलियन टन रिजर्व माना गया है बोलीविया में, अर्जेंटीना में 20 मिलियन टन और चिली में 11 मिलियन टन। तो ये जो रिजर्व के मामले में पूरे विश्व का 60% रिजर्व है। करंटली ये विचाराधीन है इसमें लिथियम प्रोडक्शन के लिए। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चिली है। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान का, यानी सेडिमेंट्री रॉक का। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेस्टोथेनिस को कहा जाता है, इरोटोस्थेनिस को। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को।
तो स्ट्रोम्बोली दोस्तों बेसिकली इटली में अवस्थित है। तो इसमें रह रह के ज्वालामुखी विस्फोटन होते रहता है, तो उसमें काफी रोशनी होती है, तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसलिए वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो समताप मंडल में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में। तो उसकी ऊंचाई है 979 मीटर। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो तुर्की। कौन सी जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है? तो मलाक्का जल डमरू मध्य यानी मलाक्का स्ट्रेट। यह जल डमरू मध्य इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से जुड़ा हुआ है। किस स्थान को विश्व की छत कहा जाता है? तिब्बत का पठार को। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो गल्फ स्ट्रीम। कास्ट स्थलाकृति क्या है, यानी कास्ट टोपोग्राफी जिसे बोलते हैं? तो ये भूजल या सतही जल की क्रिया द्वारा किसी चूना पत्थर या डोलोमाइटिक क्षेत्र पर घोल और जमाव के कारण भू आकृतियों का निर्माण है। तो आप देख सकते हैं क्या होता है दोस्तों कि चूना पत्थर की क्वांटिटी होने से जमीन के इस तरह से निचले हिस्से पे बहुत सारे केव्स रहते हैं, तो वो वाटर से रिएक्ट करके वो जो चूना पत्थर है इस तरह की आकृति बनाती है, जिसमें कि स्टेलेग्माइट होता है जो नीचे की ओर होता है, स्टेलेक्टाइट होता है जो ऊपर की ओर होता है, और इस तरह के बहुत सारे बनते हैं। तो इस तरह के जो रीजन होता है बेसिकली टर्की में, यूगोस्लाविया में, उत्तरी अमेरिका में, जिसमें केंटुकी होता है, केंटुकी का जो इलाका है वहां पर, तो इस तरह के टोपोग्राफी बनते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। तकलामाका रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो चीन में। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो आप इसे देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर आने में, आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया की जो मेजर सिटी है वो पूर्वी तट पे स्थित है, जैसे कि ब्रिस्बेन, कैनबरा, सिडनी। तो पश्चिमी जो इलाका है वो बेसिकली रेगिस्तानी है, तो यहाँ पर पठार पाया जाता है। तो पहले के लोगों को उस पठार को पार करके आने में बहुत ही तकलीफ होती थी। इसी के लिए उन्होंने इस जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये जो रुकावट है, इसका नाम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज रख दिया। तो इसी के लिए इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। कालगोरली और कुलगार्डी खदानें कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो वो डायमंड माइंस है। तो इसमें इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा स्थान है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए। अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो पिग्मी जनजाति जिसे बोलते हैं। अपरदन के किस कारक द्वारा ज्यूजन का निर्माण होता है? तो पवन के द्वारा। मानचित्र पर बाब अल मंदेब और हॉर्मुज जल डमरू मध्य का पता लगाएं। तो बाब अल मंदेब दोस्तों यहाँ पर है, जो लाल सागर और गल्फ ऑफ एदेन इसको अलग करती है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर है जो पर्शियन गल्फ को अरब सागर से अलग करती है। तो ये दो स्टेट्स हैं, आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। चियापास का पठार कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी मेक्सिको में, प्रशांत महासागर के तट पर। कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है? तो लेक बेकाल। ये झील रूस में स्थित है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पे कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को लाता रहूं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।